स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर 1 सेट यानी कि समुच्चय। ठीक है, तो हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि सेट होता क्या है। तो बेसिकली सेट जो होता है वो एक प्रकार का ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे किसी चीज के ग्रुप को भी हम लोग सेट बोलते हैं। अब एक एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखें तो आप लोग बचपन से अपना सिलेबस लेते हुए आ रहे हैं। ठीक है, कोर्स खरीदते हैं, आप लोग कोर्स खरीदते हैं तो बुक्स का एक सेट होता है, नोटबुक का एक सेट होता है, ज्योमेट्री का एक सेट होता है। ठीक है, हर एक चीज का अलग अलग सेट होता है। ठीक, तो सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि 2 का कोई टेबल है तो 2 से लेकर वो 20 तक जाता है इस तरीके से, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एक सेट बोल देंगे। तो ये भी एक ग्रुप। कुछ संख्याएं अलग अलग टाइप की होती हैं। ठीक है, उनको इस प्रकार से बांटा गया है। ये आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा। चलिए एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, वो फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का सेट, और उसमें भी ये काम आएगा और आगे भी चलकर आप लोगों के ये काम आ जाएगा। तो शायद हो सकता है आप लोग भूल गए हो, तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक है, इनको हम लोग n से डिफाइन करते हैं। अगर n लिखा हुआ मिल जाएगा तो हम लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि ये किन के बारे में बात कर रहा है, नेचुरल नंबर्स के बारे में, जिनको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्या वो होती है जिन्हें हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कभी भी काउंट करते हैं तो 1 से काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग काउंट करते हैं, नहीं करते? ऐसे तो नहीं काउंट करते कि 0 1 2 3 4, तो इस तरीके से काउंट नहीं करा करते। काउंट हमेशा 1 से करते हैं। तो जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती हैं और प्लस इनफाइनाइट तक वो जाती हैं। ठीक है, इसमें नेगेटिव वैल्यू और जीरो नहीं आता है। इसके बाद आते हैं होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। इसको हम लोग W से डिफाइन करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बस जीरो और ऐड हो जाता है। जीरो को और ऐड कर दूंगा तो ये होल नंबर्स हमारे बन जाएंगे। ठीक है, एक बार बस छोटा सा आप लोग रिवाइज कर लो, ध्यान रहे आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, फिर Z से डिफाइन करते हैं हम लोग इंटीजर्स को, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। अब पूर्णांक आप लोगों ने सुना होगा, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्णांक। तो पूर्णांक सारी वैल्यू होती है। सारी वैल्यू का मतलब ये हो गया, यानी कि जैसे होल नंबर्स होते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 और इसी तरीके से आगे तक, इसी तरीके से ये नेगेटिव में भी होते हैं, -1 -2 -3 और इसी तरीके से ये इधर आगे की साइड चले जाते हैं। तो जो पॉजिटिव वैल्यू हैं ये वाली, इनको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, इधर प्लस लगाना कंपलसरी नहीं है, चाहो तो लगा भी सकते हो, नहीं चाहो तो मत लगाओ, क्योंकि कोई चीज नहीं लगाएंगे उसका मतलब यही होता है कि वो पॉजिटिव है। ठीक है, और ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है इनको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, ये हमारा 0 है, ये ना तो धनात्मक में आता है ना ही ऋणात्मक, लेकिन है ये भी पूर्णांक। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को लिखवा दिया, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अलग से। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे रेशनल नंबर्स, जैसे कि हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्या हमारी कौन कौन सी होती हैं, तो ध्यान रखिएगा, वो संख्या जिसे हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जिसे हम लोग अपॉन वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारी संख्या हमारी कैसी हो जाती हैं, परिमेय संख्या हो जाती हैं। यहाँ पर एक चीज हमें याद रखनी पड़ती है कि यहाँ पर Q की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि बटे में कभी भी 0 नहीं लेते यहाँ पर। ठीक है, डिवाइड लगाएंगे ना अगर 0 से, तो फिर वो इनफाइनाइट टर्म्स तक चला जाएगा डिवाइड देने पर। ठीक है, तो अब ये कुछ भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 3/4 हो सकता है, मतलब बटे में कोई सी भी संख्या हो। तो क्या जो बटे में संख्या नहीं होगी वो होगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं। जैसे कि मैं कहूं ये वाला 4 है जैसे, ठीक, तो ये 4 है, तो ये भी परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि इसके नीचे में 1 तो लिख ही सकता हूं, कोई सी भी संख्या होगी उसके नीचे में 1 लिख सकता हूं, और अगर जिस संख्या को के नीचे में 1 लिख सकता हूं वो कैसी की संख्या हो जाएगी, रेशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्या। ये वाली बात आई होप आप लोगों के ध्यान में आ गई होगी। ठीक है, और भी कोई अगर प्रॉब्लम होती है इनसे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, वहां से मैं आप लोगों को फिर आंसर दे दूंगा। इसके बाद आते हैं इरेशनल नंबर्स, यानी कि अपरिमेय संख्याएं। वो संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, उनको हम लोग बोलते हैं
अपरिमेय संख्याएं। यहां पर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, जैसे √2, अंडर रूट की कोई सी भी संख्या, √3, ठीक है, जैसे कि पाई। तो इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो सब ऐसी आती हैं। तो आप कहोगे सर हम तो √2 को भी लिख सकते हैं अपॉन 1, लेकिन नहीं लिख सकते। रीजन क्या है कि √2 की जो वैल्यू होती है पॉइंट में वो प्रॉपर नहीं होती है, जो हम लोग लिखते हैं ना 1.414, वो प्रॉपर नहीं होती, वो आगे तक चलती चली जाती है। ऐसे ही अगर पाई की अगर आप बात करो कि सर 22/7 इसका मान होता है, ठीक है, तो ये 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है, तो इसको अपरिमेय में हम क्यों लिख रहे हैं। तो हाँ, मैं कहूंगा कि 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि यहां पर 7 का इसमें 22/7 की वैल्यू से नहीं देखते। अगर पाई लिखा है तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। काफी बार एक क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे नहीं पहचान पाते हैं इन चीज को, ठीक है, पाई को देखते हैं तो सोचते हैं कि हाँ भाई 22/7 इसका मान होता है, और इसको फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, पाई हम लोग क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या लिखेंगे, और 22/7 अगर लिखा हुआ आएगा तो वहां पर लिख सकते हैं हम लोग परिमेय संख्या, ठीक है। अभी तक कौन कौन चीज पढ़ी हम लोगों ने, नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं। इसके बाद पूर्ण संख्याएं, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो प्राकृत संख्या अगर उसमें हम 0 लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगी, ठीक है। यानी कि प्राकृत संख्या किसके अंडर होती है, पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृत संख्या होती हैं। ऐसी पूर्णांक में सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। कैसे, अगर इधर की साइड की सारी वैल्यू अगर आप लोग देखोगे तो ये कैसी संख्याएं हैं, ये सभी पूर्ण संख्या है ना, इधर की साइड की जो है, यहां से लेकर जितनी भी आगे तक जा रही हैं। इसी तरीके से जो रेशनल यानी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्याओं में सभी पूर्णांक आते हैं, याद रखिएगा, परिमेय संख्याओं में सभी पूर्णांक आते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि 1, तो भाई 1/1 होता है, 2/1 होता है, 3/1 होता है, 4/1 होता है, ठीक है। या नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो नेगेटिव वैल्यू में भी आप अपॉन में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी किस में आ जाता है, परिमेय संख्या में आ जाता है। इसके बाद अपरिमेय संख्या वो होती हैं जिनको हम लोग P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाते। और रियल नंबर्स कौन से होते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो ये जितनी भी संख्याएं आप देख रहे हो सभी की सभी कैसी हैं, वास्तविक संख्या है। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स भी रियल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स भी रियल नंबर्स होते हैं, ये जेड भी मतलब इंटीजर्स भी रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स होते हैं, ठीक। तो सारी संख्याएं जितनी भी दे रखी है सबकी सब कैसी होती हैं, वास्तविक संख्याएं। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, क्यू में सारी संख्या ये वाली आ गई, क्यू डैश ये भी आ गया, रेशनल इरेशनल, और ये सारी संख्याएं मिलाकर किसके बराबर होती हैं, वास्तविक संख्याओं कहती हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर सकते हो। अब आ जाते हैं आप लोगों की फर्स्ट एक्सरसाइज पे। ठीक है, जैसे जैसे एक्सरसाइज में आता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों को और इसके बारे में पता चलता जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी लोग जो बुक है उसको डाउनलोड कर चुके होंगे, ठीक है, और नहीं भी करे हो तो प्ले स्टोर से जाके आप लोग 11th क्लास की बुक डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर किसी बच्चे के पास में बुक अवेलेबल है तो वो अपने सामने रख ले, क्योंकि मैं यहाँ से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है, और फिर वो उसमें से आप लोग देखकर भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, ठीक है। आपको ये बता, आप कुछ स्टेटमेंट आप लोगों को दे रखे हैं, उसमें से ये बताना है कौन कौन सा समुच्चय है कौन कौन सा समुच्चय नहीं है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन जो दे रखा है कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब यहाँ से क्या है कि वो ये कह रहा है कि जो वर्ष है, तो जो वर्ष में कुछ महीने हैं जो कि जे अक्षर से स्टार्ट होते हैं, क्या आप उनका संग्रह बना सकते हो, तो बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि जो पहला महीना होता है वो जनवरी, उसके बाद जनवरी के बाद में आ जाता है जून, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, ठीक है, फिर जुलाई, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ नहीं, बस यही है, ठीक है। तो जनवरी, जून और जुलाई, तो आप कह सकते हो कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एक समुच्चय।
दूसरा स्टेटमेंट जो है वो ये आप लोगों का, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए लेखक तो लेखक होता है, मतलब हम ये नहीं कह सकते ये बहुत अच्छा लेखक है, ये बहुत खराब लेखक है, मतलब किसी भी लेखक को खराब नहीं कह सकते। मतलब हमारे लिए वो खराब हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए जो लेखक अच्छा हो सकता है आप लोगों के लिए खराब हो सकता है आपके लिए जो अच्छा हो मेरे लिए खराब हो। तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि ये एक समुच्चय है, मतलब ये एक कैटेगरी नहीं बना सकते हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो ये आप लोग सोचो फटाफट से। सोच लिया होगा आई होप। जैसे कि लेखकों के बारे में बात थी उसी तरीके से विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों के बारे में भी सेम बात होगी, ठीक है ना। हो सकता है एक आज अच्छा खेल रहा है तो दूसरा कल अच्छा खेल रहा हो, ठीक। तो ये भी कोई समुच्चय नहीं बनेगा, ये भी कोई सेट नहीं बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। हाँ, अगर आप 11वीं क्लास में पढ़ते हो तो आप अपने क्लास के सभी बच्चों का एक ग्रुप बना सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो सब आप लोग बना सकते हो। तो वो ये समुच्चय का स्टेटमेंट बन जाता है। नेक्स्ट है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो भाई अभी प्राकृत संख्या कौन कौन सी बताई थी मैंने, ठीक। लेकिन इसमें बोल रहा है 100 से कम, तो 100 से कम ठीक है ना, 99 तक भेज देते हैं इसको। तो ये हम बना सकते हैं, ऐसा तो नहीं बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, यानी कि ये समुच्चय हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। हाँ भाई, लेखक प्रेमचंद, ऐसा तो नहीं है कि आप जिंदा हैं तो हो सकता है कि और कोई उपन्यास लिख दें, ऐसा तो नहीं होगा ना। जितने उपन्यास लिख गए उतने लिख गए, ना तो बढ़ सकते हैं ना कम हो सकते हैं, तो वो संग्रह आप लोग बना सकते हो, ठीक है। ये भी एक समुच्चय है। इसके बाद अगला है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांकों का संग्रह आप किस तरीके से बना सकते हो, 7th क्वेश्चन है। समपूर्णांक कौन कौन से होते हैं, वही 2, 4, 6, 8 और एंड सो ऑन, इसी तरीके से, ठीक है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो आप लोग देख सकते हो कि आपकी जो बुक है उसमें कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस का एक आप लोग ग्रुप वो बना सकते हो, एक सेट बना सकते हो, तो वो ये भी एक समुच्चय बन जाएगा, ठीक है। विश्व के 10 सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ऐसा नहीं होता है ना, मतलब सारे जानवर सबके लिए नहीं खतरनाक होते हैं, कुछ हो सकता है आप के लिए जो खतरनाक हो मेरे लिए ना हो सकता है मेरे लिए जो खतरनाक हो वो आपके लिए ना हो, तो ये अलग अलग स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी कंफर्म तरीके से नहीं कह सकते। जैसे कुछ लोगों को छिपकली से डर लगता है, ठीक है, जैसे मैं छिपकली से डर गया, आप नहीं डरे, ठीक। तो चूहे से, ठीक। तो बहुत सारी चीजें, शेर से सभी को डर लगता है, कुछ कॉमन भी है जानवर, लेकिन हम लोग उनका स्टेटमेंट लेकर, इस स्टेटमेंट को लेकर हम लोग ये ग्रुप नहीं बना सकते कि कौन सा जानवर कितना ज्यादा खतरनाक है। सभी खतरनाक होते हैं और कुछ खतरनाक नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो ये एक समुच्चय नहीं बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का उसमें कह रहा है, मान लीजिए a इज इक्वल टू, यहां पर हमको a बराबर दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा बिलोंग्स टू नॉट भरिए। चलिए, तो मैं पहले इसको लिख देता हूं फिर बताता हूं इसमें क्या है, ठीक है। देखिए यहां पर ए की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है, इस ए सेट के अंदर जो समुच्चय बना हुआ है ए का, वो बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 इतने नंबरों से। अब यहां पर हमको दो ये बोल रहा है, या तो आप बिलोंग्स टू लगाइए या बिलोंग्स टू नॉट लगाइए, ठीक है। तो यहां पर किस तरीके से लगाएंगे, देखिएगा 5
ए को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस इतना बताइए। तो देखिए ए की कैटेगरी के अंदर 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए के ग्रुप के अंदर आ रहा है ना 5, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू लग जाएगा। बहुत सिंपल है ये चैप्टर ही पूरा, बहुत सिंपल है, आप लोग आगे पढ़ोगे ना तो पता चल जाएगा अच्छे से। ठीक है, अब देखो 8 आ रहा है क्या इसके अंदर, नहीं आ रहा, तो बिलोंग्स टू नॉट, सिंपल। ठीक है, फिर देखो 0 आ रहा है क्या इसके अंदर, तो ए को बिलोंग नहीं करेगा ना, तो बिलोंग्स टू नॉट। फिर इसके बाद देखो 4 आ रहा है क्या, तो बिल्कुल आ रहा है, तो ये हो जाएगा बिलोंग्स टू। इसके बाद 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो 2 भी हो जाएगा बिलोंग्स टू। फिर 10 नहीं आ रहा तो बिलोंग्स टू नॉट। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इसमें से आपको चेक करना है कि कौन कौन सा नंबर जो है वो इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आप लोगों का। यहाँ पर ये बोला गया है कि आपको यहाँ पर रोस्टर रूप लिखना है इसका। ये समुच्चय निर्माण रूप आप लोगों को दे रखा है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक में कौन कौन से नंबर आते हैं, पूर्णांक में पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं और 0 भी आता है। तो पूर्णांक ध्यान है ना आप लोगों का, अभी अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया था कि पूर्णांक कौन से नंबर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद और x की जो वैल्यू है वो -3 से बड़ी है लेकिन 7 से छोटी है, तो किस तरीके से बनेगा। देखिए पूर्णांक की जो कैटेगरी होती है वो इस तरीके से होती है हमारी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एटसेट्रा, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 एटसेट्रा। अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बोला गया है कि जो x की वैल्यू -3 से बड़ी है, तो -3 से बड़ा कौन, -2, तो ये वाली वैल्यू हट जाएंगी इसकी। ठीक है, और 7 से छोटी है, तो 7 से छोटी मतलब 7 से छोटा कौन, 6, तो ये बन जाएगा इसका रोस्टर रूप। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है या नहीं, अभी मैंने पूर्णांक बताया देना, नेगेटिव पॉजिटिव 0 सब इंक्लूड होता है इसके अंदर। ठीक है, और जो भी वैल्यू, अभी यहाँ पे पूर्णांक की जगह नेचुरल नंबर लिखता, ठीक है ना, मतलब एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या अगर लिखता है यहाँ पर, तो प्राकृत संख्या होती 1 से स्टार्ट है, तो मैं इनको नहीं लेता यहाँ पर, मतलब ये 0 से -1 -2 इनको नहीं लेता। ठीक है, क्योंकि प्राकृत संख्या बोलता है, इस तरीके से लेता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम एक प्राकृत संख्या, अब प्राकृत संख्या कौन सी होती है, वही नेचुरल नंबर बोला है कि नहीं बोला, इस पे ध्यान दीजिए, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं, प्लस में चलते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका जब हम लोग रोस्टर रूप लिखेंगे, ये वाला जो रूप है इसको समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं। ठीक है, ये आपको दे रखा है, रोस्टर रूप इसमें पूछा है। ठीक है, तो जो रोस्टर रूप निकल के आएगा वो आएगा इसका b इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे किससे स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 से कम। ठीक है, तो 5 तक ही इसको हम लोग ले जाएंगे, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो है c इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। मतलब दो अंकों की ऐसी संख्या है जिनके अंकों को जोड़े तो 8 आता है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है, दो अंकों की होनी चाहिए। तो पहली संख्या 17 है कि नहीं, चलिए उसको हम लोग रोस्टर रूप में ही लिखते हैं। क्या बनेगा रोस्टर रूप, पहली संख्या कौन सी आएगी, 17 आएगी। 17 दो अंकों की संख्या है और इसके अंकों को अगर हम जोड़ें तो 8 बनता है। ठीक है, दूसरी संख्या 26 आएगी, इसके अंकों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये क्या आएगी, एक 8 आ जाएगी ये भी। इसके बाद आता है 35 44 और 53 62 62 का 71 और 80। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं सब दो अंकों की हैं, सभी प्राकृत संख्याएं हैं और इनके अंकों का जो योगफल है वो 8 है। ठीक है, नोट कर लीजिए। होगा d इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। इसका मतलब ये हो गया 60 की ऐसे हमको गुणनखंड बताने हैं, 60 के गुणनखंड बताने हैं। ठीक है,
देखिए कभी भी हम लोग ये वाले गुणनखंड करते हैं तो हमेशा यहाँ पर हम लोग को जो प्राप्त होती है संख्याएं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ये हम लोग बोलते हैं इसको अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। इसका वो क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप। रोस्टर रूप इसका हो जाएगा 2 कॉमा। बच्चों 2 को 2 बार नहीं लिखना है, 2 को एक ही बार लिखना है। सेट में कभी भी एक ही संख्या या एक जैसा नंबर हम लोग 2 बार नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो 2, 3 और 5, तो 2 को 2 बार लिखकर नहीं बताना हमको, ठीक है। इसको हम लोग रफ कर देंगे, ये रफली काम था हमारा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा 2, 3 और 5, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ठीक है। तो सभी अक्षरों का समुच्चय हमको बताना है, तो इसका रोस्टर रूप लिखते हैं। बस हमको एक बात यहाँ पर यह याद रखनी है कि किसी भी वर्ड को हमें दोबारा नहीं रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले मैंने रखा यहाँ पर टी, ठीक है। अब जब मैंने टी यहाँ पर रख लिया तो यहाँ पर टी हो गया कंप्लीट, और देखिए एक जगह यहाँ पर भी टी है, तो टी कंप्लीट हो चुका। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आर, तो इसके बाद मैं आर रख दूंगा, तो यहाँ से आर कंप्लीट हो गया, और एक जगह और आर आ रहा है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं रखूंगा आई। देखिए आर 2 बार आ रहा है तो 2 बार रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार रखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आई भी कंप्लीट। फिर उसके बाद जी आ रहा है तो जी रख दिया, तो जी कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद ओ आ रहा है तो ओ रख दिया, ठीक है। लेकिन ओ 2 जगह है तो 2 जगह मैंने टिक लगा दिया। इसके बाद एन, तो एन को भी मैं टिक कर देता हूं। इसके बाद एम, एम को भी टिक कर दिया। इसके बाद बचा ई, लास्ट में ई लिख दिया, ठीक है, और इसको भी टिक कर दिया। तो ऐसा नहीं है हमको कि 2 बार कोई वर्ड आ रहा है, 2 बार क्या 3 बार आ रहा हो तब भी एक ही बार लिखते, ठीक है। ये टिक वगैरह सब ये रफली वर्क होता है, जो कि समझाने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। इनको फेयर में ट्राई नहीं करते, ठीक है, रफली होता है ये सब। तो ये आंसर हो गया आपका। तीसरे का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 6 वाला, आप लोग वो खुद करोगे, ठीक है, और आगे के क्वेश्चन हम लोग इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।